Hello everyone, welcome to Kaiman Academy. Myself Asu Singh, and today we will discuss about splitting of d orbital in octahedral complex. ठीक है, so start. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम होगा, मेटल है, यहाँ पर लिगेंड होते हैं, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड. ठीक है, एक लिगेंड आपका ऊपर ऐसे रहेगा, दूसरा यहाँ से नीचे रहेगा. ठीक है, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. ऑक्टाहेड्रल में आपके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आखिर होती कैसी है, इस चीज़ के बारे में मुझे पढ़ना है. ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल केस में आपका स्प्लिटिंग जो कैसे होगा वो देखिए. जनरली होता क्या है कि जब आपका मेटल आपका फ्री स्टेट में है तो डी ऑर्बिटल क्या होंगे, सभी के सभी डी जनरेट रहेंगे, मतलब कि वो आपके स्प्लिट नहीं होंगे. जब वो तक वो आपके लिगेंड से बॉन्डिंग नहीं किए हैं तब तक वो आपका क्या होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल. जब तक वो लिगेंड से बॉन्डिंग नहीं किया है तब तक वो आपका डी जनरेट रहेगा, मतलब कि उसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी, सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी. डी जनरेट का मतलब होता है सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी. लेकिन जैसे ही वो आपका लिगेंड से करीब पहुंचेगा, आपका होता क्या है, जैसे आपका ये मेटल है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, और ये लिगेंड है. ठीक, तो फर्स्ट आपका क्या होगा, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या डाइपोल है, तो फर्स्ट आपका मेटल जो लिगेंड है वो धीरे धीरे इसके करीब आएगा. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे वो आपका क्या होगा, लिगेंड इसके करीब आते चल जाएगा. लेकिन जैसे ही लिगेंड उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो होता क्या है कि ये जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल के अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, मेटल का जो ऑर्बिटल, मेटल जो होगा ना, मेटल के बाहरी शेल में क्या होगा, डी का इलेक्ट्रॉन होगा ना, 3D इलेक्ट्रॉन. तो 3D ऑर्बिटल या 4D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लिगेंड के ऊपर आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपल्सन करने लग जाते हैं. लेकिन जैसे वो उसके करीब आएगा तो उसके बीच में क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन होने लग जाएगा. और ये जो लिगेंड है थोड़ा सा क्या होंगे, दूर होने चालू हो जाएंगे. और सेकंड फैक्टर ये भी रहता है कि स्टेरिक रिपल्सन भी होता है. जब लिगेंड देखिए, यहाँ से भी लिगेंड आ रहा है, यहाँ से भी लिगेंड आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी. यदि ये ज़्यादा करीब आएंगे तो इसके बगल वाले लिगेंड में क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन होने लग जाएगा. तो फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और दूसरा स्टेरिक फैक्टर. इन दोनों को मिनिमाइज करने के लिए ये लिगेंड आपका कोई एक पोजीशन जहाँ पर आपका रिपल्सन क्या हो जाए, कम हो, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस भी ना हो और रिपल्सन भी ना हो, वहाँ वो जा करके एडजस्ट हो जाता है. जैसे ये पोजीशन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वो क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है. ठीक है, तो वहाँ पर आपका दो फैक्टर, फर्स्ट आपका अट्रैक्शन होगा, फिर जब वो ज़्यादा करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, और उसी के साथ साथ उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस को भी मिनिमाइज करना है. और जहाँ पर वो सब मेंटेन हो जाएगा वहाँ पर लिगेंड आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और वहाँ से आपकी बॉन्डिंग हो जाती है. ठीक है, फिर होता क्या है कि जब लिगेंड इसके जब करीब आता है तो आपका क्या होगा, जब मेटल और लिगेंड के बीच में आपका जब रिपल्सन होगा तो रिपल्सन के थ्रू होता क्या है, रिपल्सन के थ्रू हमेशा क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. देखिए, यदि किसी भी चीज़ में आपका रिपल्सन होगा तो वो आपका क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होते चल जाती है. और आपका जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, है कि नहीं. यदि किसी भी कोई भी सिस्टम है, यदि उसमें ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है मतलब वो क्या है, वो आपका अनस्टेबल फॉर्म में है. और यदि वो अनस्टेबल रहेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. यदि स्टेबिलिटी आपका कम हुआ तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, जब अब होता क्या है, जब आपके लिगेंड करीब आने लग जाते हैं तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि उसमें आपका क्या हो रहा है, रिपल्सन होना स्टार्ट हो रहा है हल्का हल्का. ठीक है,
तो ये आपके अभी तक वो क्या है, डीजनरेट स्टेट है, मतलब कि मेटल और लिगेंड एक दूसरे के करीब आना चालू हो गए हैं। तो ये आपका एक हाइपोथेटिकल एनर्जी है। ठीक है। आफ्टर दैट अब आपको मालूम है कि ये आपका एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस आपका लिगेंड, ये आपका क्या है, इसे कोई आप डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कहते हो ना, ये आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और ये आपका इसके अबाउट आपका डी जेड स्क्वायर पास होगा। यदि आपको डी एक्स वाई पूछेंगे तो क्या होगा, वो एक्स और वाई के बीच में होगा। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में आपका कौन होगा, डी एक्स वाई। तो अब आप बताइए कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन करेगा लिगेंड से। देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये लिगेंड के बिल्कुल क्या है, करीब ही है ना, तो ये आपका क्या करेगा, ज़्यादा रिपल्सन करेगा। वैसे ही डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, वो भी आपका क्या, लिगेंड के करीब है, तो वो भी आपका ज़्यादा रिपल्सन करेगा। लेकिन आप डी एक्स वाई देखोगे तो डी एक्स वाई आपका कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है, वो आपका लिगेंड से क्या है, दूरी है ना। यदि आप इसे पूरा डिस्टेंस को, दोनों लिगेंड के बीच का डिस्टेंस को ए मान रहे हो, तो डी एक्स वाई कहाँ प्रेजेंट है, a/2 में। ठीक है, तो वो लिगेंड से क्या है, दूरी में है, तो वो आपका क्या करेगा, कम रिपल्सन करेगा। जब कम रिपल्सन करेगा तो वो आपका मोर स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो होता क्या है कि इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आपके लिगेंड के बिल्कुल क्या होते हैं, करीबी होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिपल्सन करेंगे। जब ज़्यादा रिपल्सन करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आपका हो गया डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। बट डी एक्स वाई और डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये तीनों आपके ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, एक्स और वाई के बीच में होते हैं। जब एक्स और वाई के बीच में रहेंगे तो वो लिगेंड को कम रिपल करेंगे इन कंपेरिजन टू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल, ये आपका क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो इनके कंपेरिजन में मोर स्टेबल है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो यह होता है डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखिए, इस पॉइंट को क्या कहोगे, जो बीच में ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है बैरीसेंटर। ठीक है, ये आपका बैरीसेंटर कहलाता है। देखिए मतलब कि यहाँ पर इस पॉइंट में आपका स्प्लिटिंग नहीं हुआ है, मतलब वो डीजनरेट हाइपोथेटिकल एनर्जी वाला स्टेट है जहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं हुआ है। इसके इधर यह जो डिस्टेंस है उसकी जो स्प्लिटिंग हो रही है वो कितना हो रहा है, 0.6 डेल्टा ओ। इसे आप किससे डिनोट करोगे, +6 से। इतने से वो आपका क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ पर -0.4 डेल्टा ओ, मतलब इतने से वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। नेगेटिव मतलब एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो वो इतने से स्टेबलाइज हो रहा है, वो इतने से डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो टोटल इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितना हुआ, दोनों ऑर्बिटल के बीच में बताओ, 0.6 + 0.4, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 1, और 1 का मतलब 1 डेल्टा ओ। ठीक है, तब आपका डेल्टा ओ। अब देखिए यह जो डी ऑर्बिटल होता है इसे हम लोग डिनोट करते हैं ईजी। ईजी का मतलब हुआ डबली डिजनरेट ऑर्बिटल, एंड इस ऑर्बिटल को हम लोग डिनोट करेंगे T2G, मतलब क्या हुआ, ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, और द स्प्लिटिंग मतलब कि डी दोनों T2G और EG के बीच में जो एनर्जी गैप होती है उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, उतनी, उससे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CFSC भी कर सकते हैं। तो मतलब कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसे हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। और ये आपका T2G है, वो आपका क्या है, EG। ठीक है, तो ये होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको केवल यही देखना था कि कौन सा डी ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन करेगा, जिसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर आपके लिगेंड के बिल्कुल क्या है, करीब है, तो वो आपके ज़्यादा रिपल्सन करेंगे। लेकिन डी एक्स वाई आपका कहाँ है, एक्स और वाई के बीच में है। जब एक्स और वाई के बीच में रहेगा तो वो लिगेंड को कम रिपल करेगा इन कंपेरिजन टू दिस, तो वो कम रिपल करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, वो आपका क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो यह था आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे
स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।